हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू मजेदार सीरीज की रिव्यू कमेंट्री के साथ। शुरुआत में हमारी फीमेल लीड अनशाओ को अपने फियांसी होंग के साथ गाड़ी में बैठे हुए दिखाया गया। वो हमें नरेटिव वॉइस में कह रही थी कि पता है ब्रेकअप से भी ज्यादा पेनफुल क्या होता है। ब्रेकअप के बाद भी उस इंसान को हर वक्त अपनी आंखों के सामने देखना जिसे आपने सबसे ज्यादा प्यार किया हो, और ये बात भी अच्छे से जानते हो कि आप दोनों की मंजिल कभी भी एक नहीं हो सकती। वो बात कर रही थी होंग के ड्राइवर जिन्यू की। अभी भी दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे। इसके बाद कुछ घंटों पहले का सीन दिखाया गया जहां फोन पर बात करते करते होंग ने अनशाओ का हाथ छोड़ दिया था और गलती से उसने चिन्यू का हाथ पकड़ लिया। उसे पता तक नहीं चला क्योंकि वो किसी से बातों में मसरूफ थी, जबकि चिन्यू उसे प्यार भरी नजर से देख रहा था। इधर होंग के डैड उसे कहते हैं कि हम अपनी अगली डील के लिए अनशाओ का यूज करने वाले हैं, इसलिए कुछ भी गलत मत कर देना। होंग ने एलिवेटर से बाहर जाते हुए चिन्यू को नीचे जाकर वेट करने के लिए कहा। अनशाओ भी जब वहाँ से जाने लगी थी तभी उसे रियलाइज हुआ कि उसने चिन्यू का हाथ पकड़ रखा है। फौरन से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहने लगी कि ये तुम क्या कर रहे हो, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। जबकि चिन्यू बोला कि मैं बस इतना जानता हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी से कभी भी नहीं जाने वाला। जो कहकर वो एलिवेटर में नीचे चला गया। इसके बाद मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ अनशाओ तो बिल्कुल गुमसुम होकर बैठी हुई थी। होंग ने क्लाइंट से उसका इंट्रोडक्शन करवाया कि ये मेरी फियांसी अनशाओ है। जो सुनकर वो कहने लगे कि अनशाओ मिस्टर फेंग की बेटी। ये तो बहुत खुशी की बात है क्योंकि मिस्टर फेंग बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और वो क्लाइंट्स भी जल्दी जल्दी से होंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मान गए। बाहर से चिन्यू को ये सब कुछ देखकर बहुत गुस्सा आया, जबकि इधर अनशाओ के हाथ से बियर का गिलास गिर गया था और वो कहने लगी कि माफ करना, मैं जरा वॉशरूम से होकर आती हूँ। आफ्टर दैट वॉशरूम में जाकर वो अपनी ड्रेस को साफ कर ही रही होती है कि टॉयलेट से चिन्यू बाहर निकला, जिसे देखकर वो पूछने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये फीमेल्स का वॉशरूम है। चिन्यू बोला कि क्यों, तुम होंग के साथ वॉशरूम जाना चाहती थी क्या? इस बात पर अनशाओ ने उसे थप्पड़ मार दिया। साथ ही उसने एक और लड़के को भी टॉयलेट से बाहर आते हुए देखा तो वो समझ गई कि मैं खुद ही गलती से मेल वॉशरूम में आ गई हूँ। इधर चिन्यू जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर वॉशरूम के अंदर ले गया था और उसे कहता है कि मान जाओ, तुम मुझे नहीं बुला सकती। जबकि अनशाओ कहने लगी कि पीछे हटो, छोड़ो मुझे, मैं होंग से शादी करने के लिए अपने डैड से वादा कर चुकी हूँ। चिन्यू बोला कि तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे प्यार के काबिल है या वो तुमसे प्यार करता भी है? जो कहते हुए वो अनशाओ के बहुत करीब आ गया था। दूसरी तरफ बाहर होंग भी उस क्लाइंट के साथ वॉशरूम में आ गया और उसी डील की ही बात कर रहे होते हैं कि मिस अनशाओ की वजह से आपको बहुत फायदा हुआ। जबकि होंग ने उसका पर्स और उसकी जैकेट बाहर देख ली थी तो उसे शक होने लगा कि क्या वो यहाँ पर है। अंदर चिन्यू उसको धीरे से कह रहा था कि सुन लो इसकी बातें, ये तुम्हारा फियांसी ही है जो सिर्फ तुम्हें यूज करना जानता है। खैर उसने बाहर तुम्हारा सामान तो देख ही लिया होगा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो अंदर आता ही होगा? ये कहते साथ ही उसने अनशाओ को किसिंग करना शुरू कर दिया। वो भी इसे ना रोक पाई और आखिर में उसकी आंखों से आंसू आने लगे। चिन्यू को पुश करते हुए वहाँ से बाहर आ गई। इधर होंग उसके सामने खड़ा था और पूछने लगा कि तुम मेल वॉशरूम में? तो वो बोली कि असल में मैं जल्दी में थी और मुझे पता ही नहीं चला। उसको वॉशरूम के अंदर जाने से रोकने के लिए उसे कहती है कि आज तुम ड्रिंक कम करना, जिस पर होंग उसे उसका सामान पकड़ाते हुए कहता है कि जी मैं समझ गया हूँ, तुम बाहर जाकर मेरा वेट करो, मैं जरा वॉशरूम से होकर आया। अनशाओ के जाने के बाद उसने टॉयलेट का दरवाजा खोला पर अंदर कोई भी नहीं था। तभी साथ वाले टॉयलेट से चिन्यू निकलकर बाहर आया और उसे हेलो करने के बाद हाथ धोते हुए वहाँ से चला गया। होंग को भी दाल में कुछ काला लगा। जबकि बाहर आकर चिन्यू अनशाओ से कहता है कि उसे ड्रिंक करने दो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर दूंगा। नेक्स्ट सीन प्रेजेंट में उसी गाड़ी का दिखाया गया जहाँ अनशाओ और चिन्यू एक दूसरे को देख रहे थे। अचानक से ही उसने गाड़ी रोकी और अनशाओ को भी गाड़ी से बाहर निकाला। जबरदस्ती उसे किस करना चाह रहा था। जबकि अनशाओ बोली कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें अच्छे से पता है कि होंग भी यहीं पर है। जिस पर वो बोला कि तो क्या, मैं उसे डरता थोड़ी हूँ, और इसके बाद जबरदस्ती उसे किस करना शुरू कर दिया। इधर होंग को भी थोड़ा बहुत होश आ गया था। अचानक से चिन्यू को आवाज देकर गाड़ी से बाहर आया। इधर चिन्यू अनशाओ से कह रहा था कि डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा फियांसी ड्रंक है, इस वक्त वो जो भी कहे बस मान लेना। फिर जाकर होंग को संभालने लगा जो इसे कह रहा था कि मैंने तुम्हें कहा था ना मेरे लिए किसी लड़की को अरेंज करो, कहाँ है वो लड़की? चिन्यू बोला कि इस वक्त आप ड्रंक हो। जबकि वो फौरन से अनशाओ के पास जाकर उसे कहता है कि बेबी क्या तुम आज रात मेरे साथ स्पेंड कर सकती हो, मैं तुम्हें मिलियंस देने के लिए तैयार हूँ। साथ ही उसे हक कर दिया। बेचारी अनशाओ सदमे में खड़ी रही। ऊपर से चिन्यू भी आकर उसे किस करने लगा और ये दिल ही दिल में यही कह रही थी कि इस वक्त सही और गलत क्या है, मैं कैसे चूज करूँ। एक वो इंसान है जिसे मैंने प्यार किया पर वो मुझे यूज कर रहा है, और दूसरा वो इंसान जो मुझसे प्यार तो करता है लेकिन वो भी मुझे यूज कर रहा है। खैर वो फिर भी खुद को चिन्यू से दूर ना कर पाई और अगले ही सीन में हम इन दोनों को रोमांटिक मूड में देखते
हैं। एक बार के लिए तो अंशा उसे रोकते हुए कहने लगी कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन चिन्यू बोला कि क्या तुम खुद भी बता सकती हो कि सही क्या है। दूसरी तरफ असिस्टेंट माओ होंग को लेकर घर आ गया था और फिर चिन्यू को कॉल करते हुए पूछने लगा कि आज बॉस को हुआ क्या है, वो ड्रंक कैसे हो गए। जिस पर चिन्यू बोला कि ड्रंक होना नॉर्मल बात नहीं है क्या। इस पर माओ ने जवाब दिया कि ड्रंक होना तो नॉर्मल बात है, लेकिन बॉस ने तो इतनी ड्रिंक की ही नहीं थी। जो सुनते साथ ही चिन्यू समझ गया था कि होंग नाटक कर रहा है। इधर होंग ने भी अपनी आंखें खोली, जिससे हमें पता चला कि वो नाटक कर रहा था और गुस्से में उस सीन के बारे में सोचने लगा जब चिन्यू अंशाओ को किस कर रहा था। मगर उस वक्त वो दिल ही दिल में यही सोच रहा था कि इस वक्त अंशाओ को मैं रंगे हाथों नहीं पकड़ सकता, क्योंकि कुछ डील्स के लिए मुझे उसकी जरूरत है। प्रेजेंट में उसने अपने आदमियों को कॉल करके कहा कि चिन्यू का नामो निशान इस दुनिया से मिटा दो। जो सुनकर अब वो सभी आदमी अपने हाथों में डंडे लेकर चिन्यू के घर जाने लगे, जबकि वो पहले से ही उन आदमियों से डील करने के लिए रेडी हो चुका था और साथ ही साथ अपने बचपन के बारे में सोच रहा होता है। जब उसका फादर होंग के डैड के सामने मिन्नतें कर रहा था कि मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, प्लीज मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दे। जबकि मिस्टर जू बोला कि तुम्हें टाइम देने के बजाय तो मैं तुम्हें मार देना पसंद करूंगा। साथ ही चिन्यू से 80 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया था कि ये हमारा गुलाम बनकर रहेगा। उसके डैड को भी मार मार कर जान ले ली। प्रेजेंट में चिन्यू सोच रहा था कि तुम लोगों ने मेरे डैड की जान ली, जिसके कुछ ही टाइम के बाद मेरी मॉम भी इस दुनिया से चल बसी। मैं वो बदला कभी भी नहीं भूला। तुम बाप बेटे से मैं इसका हिसाब लेकर रहूंगा। वो याद कर रहा था कि किस तरह होंग ने मुझ पर हमेशा से जुल्म किए, मगर मैं चुपचाप सहता रहा। साथ ही हमें फ्लैशबैक से 1 साल पहले का सीन दिखाया गया। होंग लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा था और माओ दूर से ही देखते हुए कहता है कि अमीर होने के भी अलग ही मजे हैं ना। तब तक पीछे से मिस्टर जू पहुंच आया, जो माओ से कहता है कि अगर अच्छे से देख लिया हो तो फिर घूरना बंद कर दो। वो भी देखकर फौरन से साइड पर खड़ा हो गया। जबकि मिस्टर जू होंग को अपने पास बुलाकर अंशाओ की पिक्चर्स दिखाते हुए कहता है कि इसके साथ तुम्हारा रिलेशनशिप कहाँ तक पहुँचा। होंग बोला कि डैड, ये मेरे टाइप की लड़की नहीं है, आपके कहने पर ही मैंने इसे जान पहचान करवाई। जबकि डैड गुस्से में उसे समझाने लगे कि तुम्हें पता भी है ये कितने बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। अगर तुम बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो हर हाल में इसको अपनी बीवी बनाना ही होगा। होंग कहता है कि ठीक है हो जाएगा, और फिर उन लड़कियों के पास वापस चला गया। मिस्टर जू भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इधर माँ वो पिक्चर उठाते हुए कहने लगा कि अरे ये लड़की तो बहुत प्यारी है। चिन्यू ने भी जब उसकी पिक्चर उठाई तो वो कहता है कि अंशाओ। अगले सीन में उसे अपने रूम में दिखाया गया। दिल ही दिल में कह रहा था कि आज जू फैमिली में मेरा 6851st डे है। आज से 10 साल पहले मेरे डैड ने जू फैमिली से कुछ लोन लिया था ताकि मेरी मॉम का ट्रीटमेंट करवा सके, और मेरे डैड वो पैसे टाइम पर नहीं लौटा सके। इस वजह से मिस्टर जू ने मेरे डैड की जान ले ली और मुझसे फोर्सफुली 80 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट करवाया कि मैं इस फैमिली का गुलाम बनकर रहूंगा। तुम बाप बेटे ने जो जो कांड किए हैं, मैं एक बार फिर वादा करता हूँ कि सूद समेत तुम लोगों से इसका बदला लूंगा। अगर जू फैमिली सक्सेसफुल होने के लिए अंशाओ का यूज करना चाहते हैं तो फिर इन लोगों से पहले मुझे ये एक्शन लेना होगा। यानी कि अब वो खुद के फायदे के लिए अंशाओ को अप्रोच करना चाहता है। थोड़ी देर के बाद कोई उसे अंशाओ की इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि इस वक्त वो कहाँ पर है। चिन्यू ने उस आदमी को उस पर नजर रखने के लिए कहा और फिर खुद भी उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ हमें अंशाओ को अपनी बेस्ट फ्रेंड याले के साथ दिखाया गया। वो होंग के बारे में ही पूछी जा रही थी कि तुम दोनों का रिलेशनशिप कहाँ तक पहुंचा, पर अंशाओ को उसके बारे में बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तभी याले बोली कि अच्छा मैं जरा वॉशरूम से होकर आई। वही चिन्यू भी आकर साइड पर बैठ जाता है। उन आदमियों ने इशारे से बताया कि यही वो लड़की है, जिसके बाद इनका प्लान स्टार्ट हुआ। चिन्यू के इशारा करने के बाद वो आदमी अंशाओ के पास आए और उसे कहते हैं कि हेलो मैडम, क्या आप अकेली हो, हम दोस्ती कर सकते हैं क्या। बहाने से उसे टच कर रहे थे, जिसकी वजह से अंशाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उनको चिल्लाते हुए खुद से दूर रहने के लिए कहती है। तभी पीछे से चिन्यू पहुंच आया उन लोगों से लड़ने के लिए। इस तरह वो अंशाओ की नजर में हीरो बन गया था और उन्हें भगाने के बाद वो इसे कहने लगा कि तुम लड़की हो, इतनी रात को तुम्हें ऐसी जगहों में नहीं जाना चाहिए। एंड टाइम पर याले ने उसे पीछे से मारकर बेहोश कर दिया कि मुझे ऐसे लड़कों से सख्त नफरत है जो लड़की को अकेला देखकर उसे छेड़ना शुरू कर देते हैं। इधर अंशाओ तो बहुत ही ज्यादा डर गई कि याले ये तुम क्या कर रही हो, वो मुझे छेड़ नहीं रहा था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो लोग चिन्यू को उठाकर अपने घर ले आए थे। अंशा उसके जख्म के निशान को हाथ लगाकर देख रही थी और तभी चिन्यू बोला कि अगर अच्छे से देख लिया हो तो फिर मिस अपना हाथ पीछे कर लो। अचानक से उसकी आवाज सुनकर अंशा बोली कि तुम उठ गई हो, जबकि उसका पहला सवाल यही था कि मैं कहाँ हूँ और मेरे हाथ ये बंधे हुए क्यों हैं। वो बोली कि तुम मेरे घर में हो, उस वक्त हमने तुम्हें उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन तुम उठे ही नहीं और हमें ये भी पता नहीं था कि तुम कहाँ रहते हो, इसलिए हमें तुम्हें अपने घर लाना पड़ा। और क्योंकि मैं घर में अकेली रहती हूँ
हूँ, याले को मेरी फिक्र थी तो उसने तुम्हारे हाथ बांध दिए, इसके लिए माफ कर देना, पर ये भी तो हो सकता है कि तुम कोई बुरे इंसान हो। चिन्यू कहता है कि ये अच्छी बात नहीं है, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुमने मेरे हाथ बांध दिए। पर वो बोली कि माफ करना, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, जब तक याले ना आ जाए आप तब तक यहाँ पर रेस्ट करो। ये कहकर वो चली गई। जबकि उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि चिन्यू ने अपने हाथ खोल दिए। आखिर ये तो उसके लिए चुटकी बजाने जैसा काम था। उधर अंशा भी बेफिक्र होकर बात लेने के लिए चली गई, क्योंकि उसे यही लग रहा था कि उस लड़के को तो बांध कर रखा है। लेकिन इसके बाद जब वो बात लेकर बाहर निकली और अचानक से चिन्यू को अपने सामने देखा तो डरते हुए पूछने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खबरदार अगर मेरे करीब आए मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। चिन्यू बोला कि पहले तुम लोगों ने मुझे बेहोश किया, फिर मेरे हाथ बांधे और अब पुलिस को बुलाना चाहती हो? क्या तुम्हारी जुबान में किसी का शुक्रिया ऐसे अदा किया जाता है? इस पर अंशा उसे एक्सप्लेनेशन देते हुए कहने लगी कि वो तो इसलिए क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि तुम कोई डेंजरस इंसान ना हो। और इधर चिन्यू उसके करीब जाने लगा। अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर अंशा और भी ज्यादा डर गई थी और पूछने लगी कि ये तुम क्या कर रहे हो? वो बोला कि तुमने बात इसलिए लिया क्योंकि तुम मुझे रिपे करना चाहती हो। अब तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या? अब तो तुम बहुत ज्यादा खतरे में हो। अंशा उससे खुद से दूर रहने के लिए कहती है कि मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। मगर चिन्यू कहता है कि तुमने अभी तक कॉल की क्यों नहीं, और ये हिलना जुलना बंद करो। अगर तुम्हारा टॉवल नीचे गिर गया तो इसके बाद क्या होगा, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं देता। जब अंशा को ये बात रियलाइज हुई कि धमकी का उस पर कोई असर नहीं हो रहा तो रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगी कि प्लीज मुझे कोई नुकसान मत पहुंचाना। जो सुनकर चिन्यू बोला कि अच्छा ठीक है, फिर मेरे एक सवाल का जवाब दो। जो कहने के लिए वो इसके करीब आ गया था और इसके कान में कहने लगा कि मेरे कपड़े कहाँ हैं। अंशा सुनने से पहले तो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और सुनने के बाद कहती है कि तुम्हारे कपड़े वो बैल्कनी में है। जाने से पहले चिन्यू कहने लगा कि एक और बात, पुलिस को कॉल करने के लिए फोन की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये लो अपना फोन। जो कहकर वो अपने कपड़े लेने के लिए चला गया। इसके बाद जब अंशा वॉशरूम से बाहर आई तो वो इसके सामने खड़ा था और कहने लगा कि अगर तुम्हें इतना ही डर लगता है तो रातों को बाहर क्यों फिरती रहती हो, और ऐसे अनजान आदमी को उठाकर घर नहीं लाया जाता, बेवकूफ लड़की। ये कहकर अब वो जाने ही लगा था कि तभी याले की आवाज आई कि मैं आ गई हूँ। उसकी आवाज सुनकर चिन्यू फौरन से वापस मुड़ आया कि कोई आ गया है। अंशा बोली कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड याले है, मगर ये कहने लगा कि हम उसे इस सब के बारे में कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अंशा ने जवाब दिया कि क्या मतलब कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और अगर हम और अंदर ऐसे ही रहे ना तो फिर ये एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा, चलो बाहर चलें। ये कहकर वो जाने लगी और तभी अनफॉर्चुनेटली उसका टॉवल फिसलकर नीचे गिर गया, जिससे तो वो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो गई। बेचारे चिन्यू ने भी ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसे सदमे में देखकर जल्दी जल्दी से अपना कोट पहना देता है, जबकि वो अभी भी वैसे ही बुत बनकर खड़ी रही। बाहर से याले भी डोर नॉक करते हुए पूछ रही थी कि अंशा तुम अंदर हो क्या, और वो लड़का वो कहाँ गया, चला गया है क्या, उसने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया ना। अंशा ने भी जल्दी जल्दी से जवाब दिया कि हाँ वो लड़का चला गया है और उसने कुछ भी उल्टा सीधा नहीं किया। इधर चिन्यू ने धीरे आवाज में सॉरी कहा और ये भी कि मैंने कुछ भी नहीं देखा, आई प्रॉमिस मैं अगले कुछ ही मिनट्स में यहाँ से चला जाऊंगा। अंशा तो उसे नजरें तक नहीं मिला पा रही और पूछने लगी कि क्या हम एक दूसरे को ऐसे पकड़कर खड़े रहें अब। याले की फिर से आवाज आई कि तुम अंदर कर क्या रही हो, और अंशा ने बगैर सोचे समझे जवाब दिया कि मैं शावर ले रही हूँ। पानी की आवाज आने के लिए चिन्यू ने जल्दी जल्दी से शावर ऑन किया, जिसकी वजह से दोनों भीग जाते हैं और बेचारे कुछ भी ना कर पाए। नेक्स्ट सीन में चिन्यू कंपनी पहुँच आया था, जहाँ उसे पता चला कि कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वजह से कुछ लेबर्स की जान भी चली गई। ये न्यूज सुनते साथ ही उसने इस इशू को हैंडल करने के लिए जल्दी जल्दी सबको उनकी ड्यूटीज बता दी कि मीडिया रिपोर्टर्स के आने से पहले पहले तुम विक्टिम्स के घर वालों को अप्रोच करो और तुम उनको कंपेंसेट करो, और तुम इस बात का ध्यान रखना कि ये न्यूज ज्यादा स्प्रेड ना होने पाए और किसी को भी इसकी वीडियो बनाने मत देना। और हाँ, साथ में कंपनी के स्टॉक्स पर भी नजर रखो। ये वाला इशू तो वो ऐसे हैंडल कर रहा था जैसे कि वो कंपनी का प्रेसिडेंट हो, जबकि असल में तो वो सिर्फ एक ड्राइवर है। और प्रेसिडेंट मिस्टर होंग वो बैठा मजे से अपना फोन चला रहा था और इसे देखते हुए कहने लगा कि क्या अजीब बोरिंग इशू है, कुछ ही लोगों की तो जान गई, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ कि तुम दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हो। जिस पर चिन्यू ने जवाब दिया कि ये सब कुछ तो कंपनी की सर्विस से ही मुमकिन हो पाया। होंग भी कुछ ऐसा ही आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था और कहता है कि सही कहा तुमने, वो कुत्ता जो काटना जानता हो सिर्फ वही घर की रखवाली कर सकता है। खैर जाओ मेरे जूते साफ करो। चिन्यू उसके जूते उठाकर साफ करने के लिए ले जा ही रहा था कि तब तक मिस्टर जू पहुँच आया। चिन्यू के हेलो का जवाब तक
तक नहीं दिया। होंग से लड़ते हुए कहने लगा कि कंपनी में इतना बड़ा मसला हो गया है और तुम आराम से बैठकर अपना मोबाइल यूज कर रहे हो, जिस पर होंग ने बताया कि अरे डैड, इतना भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो वाला मसला चिन्यू ने हल कर दिया है। इस पर डैड गुस्सा होते हुए कहने लगे कि ओ, इस बार भी सारा कमाल चिन्यू ने दिखाया, अगर कल को वो ना हुआ तो तुम क्या करोगे? मगर होंग कहता है कि अरे डैड, वो कहाँ जाएगा, अभी भी उसका हमारी फैमिली के साथ 62 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, अपनी पूरी जिंदगी में भी वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। डैड फिर भी उसे समझाते हुए कहने लगे कि तुम्हें लगता है कि वो इतना भरोसे के काबिल होगा, मत भूलो कि उसके डैड की जान मेरे ही हाथों से गई। होंग बजाय कि इस बात को समझता, वो कहने लगा कि डैड, चाहे वो प्रेसिडेंट वाले सारे काम करता है, लेकिन है तो असल में वो हमारी फैमिली का एक कुत्ता ही, एक ड्राइवर के अलावा वो कुछ भी नहीं। उसे कुचलना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं। जो कहकर उसने गिलास को कुचल दिया। जबकि दूसरी तरफ हमें चिन्यू को दिखाया गया, वो अनशाओ की पिक्चर को देख रहा था कि हमारी अगली मुलाकात कैसे होगी। आई होप कि ये तुम खुद डिसाइड करो। दूसरी तरफ अनशाओ को दिखाया गया, वो जब अपने डैड के पास आई तो होंग भी वहीं पर बैठा हुआ था, जिसे देखकर वो पूछने लगी कि तुम यहाँ? डैड ने बताया कि हाँ, मैंने ही इसे बुलाया था, तुम्हें याद है रिसेंटली जो इनके कंपनी में इशू हुआ? होंग बेटे ने इतने समझदारी से उस इशू को डील किया कि मैं तो इसका फैन हो गया हूँ। आज मैंने इसे यहाँ पर इसलिए ही बुलाया था कि मुझे भी थोड़ा बहुत सबक सिखा दे। इस पर होंग ने जवाब दिया कि अरे अंकल, शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं, आप मेरे बड़े हैं, मुझे तो आपसे सीखना चाहिए। तभी होंग को किसी लड़की का मैसेज आया कि बेबी जल्दी से आओ, मैं होटल रूम में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये देखने के बाद वो कहने लगा कि अंकल, मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे अब चलना चाहिए। उसके जाने के बाद डैड अनशाओ को समझा रहे थे कि देखो ना, कितना ज़हीन, समझदार और रिस्पॉन्सिबल बच्चा है, आखिर तुम इसके बारे में सोच क्यों नहीं रही हो? अनशाओ ने जवाब दिया कि डैड, मैं और क्या कर सकती हूँ, आपके कहने पर ही मैंने इससे दोस्ती की। इस पर डैड उसे समझाने लगे कि मैं बस तुम्हारा भला चाहता हूँ और ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि मेरी बेटी किसी भी गैर मर्द को उठाकर घर ले आए। ये सुनकर तो अनशाओ हैरान हो गई और उसे याद आया कि डैड यकीनन उसी लड़के की बात कर रहे होंगे। कहने लगी कि डैड, आप मुझ पर नजर रखते हैं, कितनी गलत बात है ये। जिस पर मिस्टर फेंग कहने लगे कि बेटा, मैं तुम पर नजर नहीं रख रहा, मैं बस तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। नेक्स्ट सीन में डैड ने अनशाओ को होंग के साथ डेट पर जाने के लिए कहा, जिसके लिए वो भी राजी हो गई थी। और इसके बाद याले को कॉल करते हुए कहती है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर जाओगी प्लीज, क्योंकि तुम्हें लड़कों की अच्छी पहचान है, देखकर ही लड़के को समझ जाती हो कि वो कैसा है। क्या प्लीज तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? अब याले भी साथ जाने के लिए मान गई थी। दूसरी तरफ असिस्टेंट माओ ने चिन्यू को खाने की ट्रीट दी थी, मगर बीच में ही उसे होंग की कॉल आ गई और किसी को रिसीव करने के लिए कहा। इसलिए माओ भी चिन्यू को बीच में ही उठाते हुए कहने लगा कि मैं फिर कभी तुम्हें ट्रीट दे दूंगा, अभी के लिए जाना जरूरी है। इसके बाद दोनों लोकेशन पर पहुंचकर वेट कर रहे होते हैं और माओ इतना बड़ा महल देखकर एक अमीर लड़की और गरीब लड़की की कहानी सुना रहा था, जो कि चिन्यू को तो बहुत ही बोरिंग लगी। तभी वहाँ पर याले और अनशाओ पहुँच आई। जैसे ही उसने चिन्यू को देखा तो पूछने लगी कि तुम? उसका भी यही सवाल था, जो सुनने के बाद माओ पूछने लगा कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? दोनों ने फौरन से जवाब दिया कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट सीन में दोनों लड़कियों को लोकेशन पर पहुंचा दिया गया था। माओ चिन्यू को आइसक्रीम खाने के लिए देता है, पर उसने मना कर दिया कि मुझे नहीं खानी। दूसरी तरफ होंग बेटा उनका इंतजार कर रहा था। अनशाओ ने याले को इंट्रोड्यूस करवाया कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जिसके बाद तीनों ही साथ बैठकर खाना खाने लगे। जहाँ होंग और याले आपस में बातों में मसरूफ थे, वही अनशाओ नीचे चिन्यू को देख रही थी, जबकि चिन्यू भी उसे ही देख रहा होता है। इसी दौरान अनशाओ ने होंग से सवाल पूछा कि चिन्यू तुम्हारा ड्राइवर है क्या? और आगे से उसने जवाब दिया कि तुम उसका नाम कैसे जानती हो, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? याले ने फौरन से रिस्पॉन्स किया कि अभी आते हुए उन दोनों ने खुद ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया, दोनों ही काफी सिली हैं। होंग ने बताया कि ये दोनों ही यूजलेस हैं। चिन्यू के डैड ने मेरे डैड से बहुत सारे पैसे लिए थे, जो कि वो चुका नहीं पाया। इसके बावजूद भी हमने चिन्यू को अपने पास रखा, पढ़ाया लिखाया और अच्छी जॉब भी दे दी। इसी दौरान होंग को किसी की कॉल आ जाती है, जो सुनने के लिए वो साइट पर चला गया और ये किसी लड़की की कॉल होती है। होंग उसे कह रहा था कि समझने की कोशिश करो, तुम्हारा एबॉर्शन करवाना जरूरी है, हम इस बच्चे को फिलहाल नहीं रख सकते हैं, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं तुम्हें डैड से भी मिलवा दूंगा। इस तरह की कुछ और बातें करने के बाद वो जाने ही लगा था कि तभी पीछे याले खड़ी थी, जो इसे पूछने लगी कि कॉल पर बात हो गई आपकी? वो बोला कि हाँ, किसी जरूरी काम से कॉल थी। जबकि याले उसे शक की निगाह से देख रही थी और कहती है कि मिस्टर होंग, अनशाओ मेरे बचपन की दोस्त है, मैं चाहती हूँ कि आप फ्यूचर में भी उसको अच्छे से ट्रीट करें। इस बात पर होंग उसका हाथ पकड़कर साइड पर लाते हुए जबरदस्ती किस करने लगा, जबकि याले उसे पूछती है कि मिस्टर होंग, ये आप क्या कर रहे हो? वो बोला कि अच्छा, तुम्हें अभी भी नाटक करना है। याले ने पूछा कि ये बताओ अभी किस लड़की की कॉल आई थी, और होंग ने
जवाब दिया कि अगर मैं कहूँ कि वो लड़की मेरे सामने ही है। इसके बाद दोनों के बीच में फिर से किसिंग स्टार्ट हो गई, यानी कि याले ही अपनी बेस्ट फ्रेंड को धोखा दे रही है। होंग से पूछने लगी कि तुम्हें डर नहीं लग रहा अगर अंशाओ को हमारे बारे में पता चल गया, आखिर तुम्हें उसे शादी जो करनी है। जिस पर होंग बोला कि डर कैसा, इवन कि अगर मुझे उससे शादी भी करनी है तब भी मैं उसे नहीं डरता। और दोनों के बीच में दोबारा से किसिंग स्टार्ट हो गई। बेचारी अंशाओ को तो कुछ खबर तक नहीं और इधर चिन्यो भी उसे परेशान बैठे हुए देख रहा था। माओ कहता है कि मुझे लग रहा है ये लोग आराम से खाना खा रहे होंगे, आखिर अंदर का इन्वायरमेंट भी तो पीसफुल होगा। चिन्यो ने जवाब दिया कि इन्वायरमेंट पीसफुल जरूर हो सकता है, लेकिन लोग भी अंदर से पीसफुल है या नहीं इस बारे में किसको पता। नेक्स्ट सीन में होंग ने चिन्यो को अपने पास बुलाया, अपने सामने घुटने टेक कर बैठने के लिए कहा और पूछने लगा कि तुम्हें याद है ना तुम्हारा कितने सालों का कॉन्ट्रैक्ट रह गया। चिन्यो ने जवाब दिया कि 62 इयर्स का। उसने दूसरा सवाल पूछा कि तुम्हें अपनी आइडेंटिटी भी याद है कि नहीं। चिन्यो ने जवाब दिया कि जू फैमिली का एक मामूली सा कुत्ता। होंग उसका ये आंसर सुनकर खुश हो गया कि अपनी आइडेंटिटी पता होना अच्छी बात है। खैर अंशाओ तुम्हें अपना ड्राइवर बनाना चाहती थी, इसके लिए मैं भी राजी हो गया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए उस पर नजर रखो। वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, मुझे पल पल की खबर दो। और हाँ, यहाँ से जाने के बाद भी कंपनी के सारे अफेयर्स तुम ही डील करोगे क्योंकि मुझे इन कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं। अब अगर समझ गए हो तो फिर दफा हो जाओ यहाँ से। एक मिनट रुको जरा, क्या तुम जानते हो कि कुत्ते की सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या होती है? चिन्यो ने बगैर मुड़े जवाब दिया कि वफादारी, और फिर वहाँ से चला गया। होंग भी उसे यही आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था। अगले सीन में अंशाओ किसी बॉक्सर से बात करते हुए पूछ रही थी कि आर यू श्योर, तुम उसे हैंडल तो कर लोगे ना? वो बोला कि हाँ हाँ क्यों नहीं, जब मैं 10 साल का था तब से ही मैंने बॉक्सिंग करना सीखा और पिछले 20 साल में तो मुझे कोई भी नहीं हरा पाया। अंशाओ बोली कि अच्छा ठीक है, मैं बस चाहती हूँ कि तुम उसे सबक सिखाओ, उसे जान से मारने की कोई जरूरत नहीं। बॉक्सर बोला कि जी मैडम, मैं खुद पर पूरा कंट्रोल करूंगा। इसके बाद चिन्यो भी आ गया था और अंशाओ से मिलने के लिए उसे ड्राइंग रूम में बैठकर वेट करने को कहा गया, जहाँ वो बॉक्सर भी बैठा हुआ था। चिन्यो को अजीब ही नजर से घूरने लगा और फिर उठकर दरवाजा बंद कर दिया। यहाँ अंशाओ के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था कि कहीं वो बॉक्सर उसकी जान ही ना ले ले। वो इतना भी नफरत के काबिल नहीं है। नहीं, मुझे जाकर उसकी जान बचानी चाहिए, जो कहकर वो जल्दी से चिन्यो के पास जाने लगी। फिर जैसे ही दरवाजा खुला और चिन्यो को अपने सामने देखा तो पूछने लगी कि तुम सही सलामत क्यों खड़े हो और ये इसको क्या हुआ? चिन्यो ने बताया कि ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, फिर अचानक से पता नहीं इसको क्या हुआ, मुझसे पंगे लेने शुरू कर दिए, इसलिए मुझे इसको सुलाना ही पड़ा। खैर मेरा नाम चिन्यो है, आपका न्यू फुल टाइम ड्राइवर। जबकि अंशाओ तो उसे हैरानी से ही देख रही थी। नेक्स्ट सीन में अंशाओ पूछ रही थी कि लास्ट टाइम जब हम दोनों, चिन्यो ने फौरन से जवाब दिया कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। वो अगेन कुछ पूछने वाली थी कि तुम, और इसने फिर से फट से जवाब दे दिया कि मैं चिन्यो। आखिरकार अंशाओ बोली कि ठीक है मिस्टर चिन्यो, अब जब तुम मेरे ड्राइवर बन ही गए हो तो तुम्हें मेरे कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहला रूल तो ये कि तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। दूसरा ये कि 24 घंटे में मैं कभी भी तुम्हें कॉल कर सकती हूँ और जब मैं तुम्हें कॉल करूँ तो उसके अगले 10 मिनट के बाद तुम मुझे अपने सामने चाहिए हो। तीसरा रूल, चिन्यो बोला कि तीसरा रूल क्या है और वो बोली कि तीसरे रूल के बारे में मैंने अभी सोचा नहीं है, बाद में बताऊंगी। तुम सिर्फ इतना याद रखो कि आज के बाद जो मैं कहूँगी बस वही होगा। मिस्टर चिन्यो लिन, अब ये चाबियां पकड़ो और मेरे पीछे आओ। चिन्यो ने सवाल किया पर हम जा कहाँ रहे हैं, और इसका उसे कोई जवाब नहीं मिला। अगले ही सीन में अंशाओ उसे एक मॉल ले आई थी कि अब तुम मेरे ड्राइवर हो तो जरूरी है कि तुम अच्छी ड्रेसिंग करो क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरी नाक कटे। चिन्यो हाथ के इशारे से ओके कहता है, जिसके बाद कपड़ों के लिए उसकी मेजरमेंट की गई। शॉप लेडी ने पूछा कि मैडम आपको किस रेंज में कपड़े कस्टमाइज करवाने हैं, और ये बोली कि 3 मिलियन युआन, जो कि चिन्यो के लिए तो बहुत ही ज्यादा थे, लेकिन खैर वो क्या ही कर सकता था। शॉप लेडी ने बताया कि मैडम आपका ड्रेस रेडी है। जो सुनकर अंशाओ चिन्यो को वो ड्रेस ट्राई करने के लिए कहती है। पहली बार से वो नहीं गया, जिस पर अंशाओ कहने लगी कि तुम्हें फर्स्ट रूल याद नहीं है क्या? वो बोला कि याद है, ओबीडियंस। इसके बाद वो कपड़े लेकर फिटिंग रूम के अंदर चला गया था, पर अंशाओ भी उसे देखने के लिए आगे आ जाती है। चिन्यो ने जब सवाल किया कि ये आप क्या कर रही हैं, तो वो बोली कि क्या कर रही हूँ, तुम कपड़े बदलो अपने, और वैसे भी तुम्हें पहला रूल याद नहीं है क्या? इस पर चिन्यो कहता है कि याद है मुझे, मगर ड्राइवर की भी कोई प्राइवेसी होती है। अंशाओ कहने लगी कि प्राइवेसी तुम्हारी? चलो कोई बात नहीं, तुम चेंज करो, मैं ऐसे प्रिटेंड कर लूंगी जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं, कुछ लोगों की तरह। यहाँ वो चिन्यो को टोंट मार रही थी। वो भी समझ गया था, कहने लगा कि अच्छा ठीक है। जिसके बाद उसने अपनी शर्ट उतारी। अंशाओ उसे देख
की ही जा रही थी और कहने लगी कि तुम रुक क्यों गए हो, कंटिन्यू करो, बुरा लग रहा है क्या? अगर तुम चाहो तो पुलिस को कॉल कर सकते हो। जबकि चिन्यू ने अपने पैंट की जिप ओपन की। ये देखते ही अनशाओ घबरा गई और उसने जल्दी से अपना मुंह दूसरी साइड पर कर लिया, जबकि इधर चिन्यू उसका हाथ पकड़कर अंदर ले आया था। टीज करते हुए कहता है कि अब आप देख क्यों नहीं रही हो, बाद में मुझे मत कहना कि मैंने आपको चांस नहीं दिया। अनशाओ उसे अपने पैंट की जिप ऊपर करने के लिए कहती है, मगर ये बाज नहीं आ रहा था। कहने लगा कि देख लो, फिर आप कुछ भी नहीं देख पाओगी। उसके करीब जाते हुए कहता है कि मैं तो आपकी बॉडी देख चुका। ये कहकर वो चला गया। इधर अनशाओ को गुस्सा आ गया था। वो उसे डांटना शुरू कर देती है और उसे रियलाइज तक नहीं हुआ कि वो यहाँ से जा चुका है। चिन्यू ने आवाज दी कि मिस अनशाओ, मैं रेडी हो गया हूँ। और अनशाओ ने जब अपनी आंखों से हाथ हटाया और मुड़कर देखा तो वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। लेकिन अफसोस कि इस वक्त वो ऐसा कुछ कह नहीं सकती। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो चिन्यू को कॉल करते हुए कहती है कि अगले 10 मिनट के अंदर अंदर तुम मेरे सामने खड़े हो। उसके कहने की देर थी कि चिन्यू गाड़ी लेकर पहुँच जाया। अनशाओ भी हैरान हो गई थी उसे देखकर। इसके बाद वो अपने डैड से मिलने के लिए आती है, जिनके साथ और भी काफी सारे अंकल बैठे थे। अनशाओ ने उन सबको हेलो हाय किया और फिर डैड से पूछने लगी कि सब ठीक तो है ना। डैड बोले कि हाँ सब कुछ ठीक है, मैंने सबको इसलिए इकट्ठा किया क्योंकि मैं अपने सारे शेयर्स तुम्हारे नाम ट्रांसफर करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज से कंपनी के सारे अफेयर्स को तुम डील करो। अनशाओ अचानक से सुनकर हैरान हो गई थी कि डैड अचानक से ये सब कुछ ऐसा भी क्या हो गया है। डैड ने बताया कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और वक्त आ गया है कि तुम भी अपनी जिम्मेदारी उठाओ। जिम्मेदारी का वर्ड सुनकर अनशाओ भी मना नहीं कर पाई। इसके बाद अनशाओ कंपनी के कामों में बिजी हो गई थी और वो हमें नैरेटिव वॉइस में बता रही होती है कि मैं तो मजबूरन इन कामों में बिजी हो गई, लेकिन वो लड़का मुझे अपने आप से कहीं ज्यादा बिजी नजर आता था। कंपनी के नीचे खड़ा होकर वो डिफरेंट लोगों से मिल रहा होता था और तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स चेक किया करता। कभी कभी तो मुझे ऐसा फील होता जैसे मैं सीईओ कम और वो ज्यादा लग रहा है। इसके बाद घर की तरफ जाते हुए चिन्यू ने सवाल किया कि मिस अनशाओ, आप अपने डैड के मेंशन में क्यों नहीं रह लेती, बजाय कि आप अकेली रहें? अनशाओ ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे वहाँ पर रहना नहीं पसंद। ऐसा लगता है कि वहाँ जो सर्वेंट्स भी हैं वो हमें झूठी रिस्पेक्ट देते हैं, सिर्फ पैसे के सामने ही उनका सर झुकता है। ये सुनकर चिन्यू को अपने डैड की बात याद आई जब वो मिस्टर जू के सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि मैंने जू फैमिली के लिए अपनी सारी जिंदगी सर्व कर दी और आप मुझे थोड़ी सी मोहल्लत नहीं दे सकते। आफ्टर दैट घर पहुंचकर अनशाओ वॉक करते हुए जा ही रही थी। चिन्यू ने देखा कि हील्स पहनने की वजह से उसके पाँव पर चोट आ गई है, तो फौरन से उसे उठा कर ले जाने लगा। शायद अनशाओ को भी उसका ये एक्ट पसंद आया, इसलिए मना नहीं किया। चिन्यू ने उसे घर के सामने उतारा और फिर वहाँ से जाने लगा। जाने से पहले उसने रुककर एक बात कही कि मिस अनशाओ, जरूरी नहीं कि हर इंसान का सर पैसे के आगे ही झुके, हो सकता है कि कोई आपके दिल में जगह बनाना चाहता हो। ये कहकर वो चला गया और अनशाओ सिर्फ उसे देखती ही रह गई। इसके बाद अनशाओ को कॉल आती है। उसे बताया गया कि कल आपकी बोर्ड मेंबर्स के साथ मीटिंग है, मैंने आपको प्रेजेंटेशन प्लान भेज दिया है, आप इसको जल्दी से रिव्यू करके बता दे। अनशाओ को याद आया कि ओ गॉड, मेरा लैपटॉप तो गाड़ी में ही रह गया था। अब वो जल्दी जल्दी से चिन्यू को कॉल करती है, पूछने लगी कि तुम कहाँ हो, मुझे मेरा लैपटॉप चाहिए था जो कि गाड़ी में रह गया है। अगले कुछ मिनट के अंदर अंदर वो लैपटॉप लेकर पहुँच आया। अनशाओ ने जब उसे देखा तो पूछने लगी कि तुम इतने पंक्चुअल कैसे हो? वो बोला कि आपने ही तो कहा था कि 20 मिनट के अंदर अंदर आपके सामने खड़ा हूँ। आफ्टर दैट अनशाओ आराम से बैठकर अपना काम करने लगी और जब वो फिनिश कर चुकी तो उसे चिन्यू का ख्याल आया, इसलिए विंडो से आकर उसे देखने लगी। वो बेचारा अभी भी बाहर ही खड़ा था। जैसे ही उसकी नजर अनशाओ पर पड़ी तो ये फौरन से पीछे हो गई, इवन की इसकी हार्ट बीट भी फास्ट हो जाती है, यानी कि इसके दिल में कुछ कुछ होने लगा था। और फिर उन मोमेंट्स को याद करने लगी जब चिन्यू इसके बहुत करीब आ गया था। खैर, इसके बाद सुबह का सीन दिखाया गया। अनशाओ की सबसे पहले अपनी कंपनी के शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग होती है। उनसे पूछने लगी कि आपने पेपर्स पढ़ ही लिए होंगे, क्या आपके पास कोई आइडिया है? वो बोले कि कोई आइडिया तो नहीं, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि आप कंपनी को नहीं चला सकती क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है। दूसरी बात ये कि कुछ टाइम से कंपनी का स्टॉक भी राइज नहीं हुआ। ये बात सुनकर अनशाओ हैरान हो गई कि क्या मतलब, आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं अपने शेयर्स आपको दे दूं? चिन्यू बाहर गाड़ी में बैठा ये सारी कन्वर्सेशन सुन रहा था और जब उन शेयर होल्डर्स ने कहा कि अगर आप चाहे तो आप हमें अपने शेयर्स दे सकती है, हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ये सुनकर उन दोनों को ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। चिन्यू ने तो उन तीनों को अपना टारगेट बना लिया था और अगले ही सीन में अपने सामने खड़ा कर दिया। उनसे कहने लगा कि इस यूएसबी ड्राइव में क्या है तुम लोग अच्छे से जानते हो, इसलिए बेहतर होगा कि जल्द से जल्द इन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन कर दो। शेयर होल्डर्स काफी डरे हुए लग रहे थे। चिन्यू से पूछने लगे कि आखिर तुम हो कौन? वो बोला कि मैं बस एक मामूली सा ड्राइवर। नेक्स्ट सीन में अनशाओ अपने डैड के पास आते हुए कहती है कि डैड,
मैंने आपको इसलिए मना किया था कि मुझे जिम्मेदारी अभी नहीं सौंपे। वो सारे चालाक बुड्ढे चाहते हैं कि मैं अपने शेयर्स उनको दे दूं। इस पर डैड ने उसे पेपर्स पकड़ाए कि कुछ भी कहने से पहले इसे पढ़ लो। उन तीनों ने अपने शेयर्स तुम्हें दे दिए हैं, अब पूरी कंपनी तुम्हारे कंट्रोल में होगी। अंशाओ को देखकर यकीन नहीं आता कि अभी कल तक तो वो लोग मान नहीं रहे थे। डैड बोले कि मेरा एक्सपीरियंस भी यही कहता है, वो तीनों इतनी आसानी से गिव अप नहीं कर सकते। यकीनन कोई तो है जो पीठ पीछे तुम्हारी हेल्प कर रहा है, और वो पर्सन भी कोई आम पर्सन नहीं बल्कि कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगता है। अंशाओ तो हैरान थी कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो कि मेरी मदद कर रहा होगा। खैर इसके बाद वो अपने डैड से ड्राइवर का जिक्र कर रही थी। डैड ने जब चिन्यो के बारे में पूरी बात सुनी तो वो कहते हैं कि चिन्यो कोई मामूली सा ड्राइवर नहीं है, तुम जानती भी हो क्या, वो इस प्रोविंस का टॉपर स्टूडेंट रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों फिर उसने खुद ही स्टडी पर गिव अप कर दिया और जू ग्रुप के लिए वो बिहाइंड द सीन काम करता है। बल्कि यूँ कहो कि आधा का आधा ग्रुप तो उसकी वजह से खड़ा है। ये एक ऐसा सच है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। अंशाओ तो सुनकर हैरान खड़ी थी। डैड ने मजीद बताया कि उसने जू फैमिली के साथ गुलामी का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और गुलाम भी सिर्फ वही इंसान बन सकता है जो अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग हो। दूसरी तरफ एक लड़की जबरदस्ती होंग के रूम में इंटर हो जाती है, जबकि असिस्टेंट उसे रोक रहा था। अब जब वो आ ही चुकी तो होंग ने असिस्टेंट को बाहर जाने के लिए कहा। वो लड़की होंग से पूछ रही थी कि बेबी तुम क्यों चाहते हो मैं अबॉर्शन करवा लूं, यानी कि उसके मल्टी अफेयर्स चल रहे थे। होंग ने जवाब दिया कि तुम समझो ना, फिलहाल मेरी कुछ डिफिकल्टीज चल रही है। वो लड़की दोबारा से पूछने लगी कि क्या तुम सच में उस लड़की अंशाओ से शादी करने वाले हो। होंग उससे मीठी मीठी बातें करते हुए कहता है कि अगर फैमिली अफेयर्स की वजह से जरूरी ना होता तो मैं कभी भी उससे शादी ना करता, जिसके बाद उसके साथ रोमांटिक होने लगा। नेक्स्ट सीन में अंशाओ वो पेपर्स पढ़ रही थी और साथ ही साथ उसे शक हो रहा था कि कहीं वो पर्सन चिन्यो ही तो नहीं जो पीठ पीछे मेरी हेल्प कर रहा है। तभी सर्वेंट ने आकर बताया कि नीचे ड्राइवर आपका इंतजार कर रहा है, और इसके बाद जब वो चिन्यो के साथ जा रही थी तो उसे बताया कि मुझे सारे शेयर्स मिल गए हैं, क्या तुम्हें इस बारे में पता था। चिन्यो बोला कि मुबारक हो आपको, और मुझे इस बारे में कैसे पता हो सकता है, मैं तो एक मामूली सा ड्राइवर हूँ। यहाँ अंशा उसका कॉलर पकड़ते हुए कहती है कि मिस्टर ड्राइवर, अगर मुझे पता चला कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में अंशा ने उसके हाथ पर बैंडेज लगा दी थी, और तब तक वहाँ पर होंग पहुँच आया। वो पूछने लगा कि तुम ठीक तो हो ना, ये क्या हुआ, किसने किया। वो बोली कि मुझे खुद भी नहीं पता कि वो लड़की कौन थी, बस अचानक से ही सामने आई और मुझ पर एसिड फेंकने की कोशिश की। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन चिन्यू। जबकि होंग ने उठते हुए चिन्यू को थप्पड़ मार दिया, ये कहते हुए कि तुम मेरी फियोंसी का ये ख्याल रख रहे हो। अंशा फौरन उठकर उसे रोकने लगी कि ये तुम क्या कर रहे हो, इस तरह किसी पर हाथ कैसे उठा सकते हो। जबकि होंग ने उसे यहाँ से दफा होने के लिए कहा, साथ ही अंशा को हक कर दिया। चिन्यू वहाँ से जाने लगता है, और जो भी हुआ उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। उससे कहीं ज्यादा बुरा तो यहाँ अंशा को उसके लिए लग रहा था। इसके बाद अंशाओ को डैड की कॉल आई। वो पूछ रहे थे कि तुम्हारा और होंग का रिलेशनशिप कहाँ तक पहुँचा, जबकि उसके दिमाग में तो अभी भी चिन्यू चल रहा था कि किस तरह होंग ने उसे थप्पड़ मारा। इसलिए उसने बहाना करके कॉल काट दी कि डैड मेरे फोन की बैटरी लो है। और इसके बाद वो सोच रही थी कि क्या सच में मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स आ गई है। स्टेयर्स से उतरते हुए वो यस और नो ही करती जा रही थी, साथ ही साथ वो चिन्यू के बारे में भी सोच रही होती है। अब तक उसे एक बात तो रियलाइज हो गई कि होंग का ख्याल मुझे एक बार भी नहीं आया, और चिन्यू के ख्यालात मेरे दिलो दिमाग से निकल ही नहीं रहे। आखिरकार जब वो स्टेयर्स से नीचे तक पहुंच जाए तो दिल ही दिल में कहने लगी कि डैड मुझे माफ कर देना, मैं खुद को धोखा नहीं दे सकती। दूसरी तरफ चिन्यू को दिखाया गया जो सारा गुस्सा बॉक्सिंग करके उतार रहा होता है, क्योंकि फिलहाल तो वो होंग को कुछ भी नहीं कह सकता था। फ्लैशबैक के सीन से हम देखते हैं कि चिन्यू उस लड़की को मिलकर उसे बता रहा था कि तुम जो मर्जी कर लो, होंग तुमसे शादी कभी भी नहीं करने वाला, क्योंकि वो सिर्फ पैसे और पावर से प्यार करता है। उस लड़की ने जवाब दिया कि भला मैं तुम्हारे यकीन क्यों करूं। तभी किस्मत से होंग की कॉल आ जाती है। चिन्यू ने उसे स्पीकर पर लगाया, जहां वो कह रहा था कि उस लड़की को मार दो। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने अंशाओ पर एसिड फेंकने की कोशिश की। चिन्यू बोला मगर वो तो प्रेग्नेंट है। इस पर होंग ने जवाब दिया कि बेशक प्रेग्नेंट हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम जल्द से जल्द उसे मार दो। और ये सारी बातें वो लड़की भी सुन रही थी। कॉल कटने के बाद चिन्यू ने उसको ऑप्शन दिया कि अगर तुम होंग से अपना बदला लेना चाहती हो तो इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। प्रेजेंट में हम उसे गुस्से में बॉक्सिंग करते हुए देखते हैं, पर ऐसा लग रहा था कि वो जल्दी ही होंग को उसके किए की सजा देने वाला है। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। अंशाओ ने चिन्यू को अपने सामने बुलाया और उसे कहती है कि आज तुम्हें मेरे साथ जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज तुम्हारी छुट्टी है। चिन्यू कहने लगा कि अच्छा ठीक है, अगर आज मेरी छुट्टी है तो फिर आपने मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों। जिस पर अंशाओ ने बताया कि असल में मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी।
अगर उस वक्त मेरे साथ तुम ना होते तो शायद अब मैं भी सही सलामत ना बैठी होती। ये सुनकर चिन्यू जल्दी से सोफा पर आकर बैठ गया था और कहने लगा कि क्या आपको नहीं लगता कि आपको थोड़ा सा और मेहरबान होना चाहिए। इस पर अनशाओ ने उसे अपना कार्ड पकड़ाया कि इसमें 5 मिलियन है, तुम इसे अपना कंपेंसेशन समझ लो। वो कार्ड उठाते हुए कहने लगा कि मुझे पता नहीं था मेरा हाथ इतना कीमती होगा, लेकिन क्या है ना, मैं बुला नहीं पा रहा किस तरह आपने मुझे बेड पर लाकर बांध दिया था। अगर तो अनशाओ फौरन से कहने लगी कि तुम कुछ ज्यादा ही आगे नहीं जा रहे। चिन्यू इस पर स्माइल करते हुए वो कार्ड उसकी तरफ वापस फेंक देता है और उठकर ये कहते हुए जाने लगा कि आज मेरी छुट्टी है तो मुझे घर वापस चले जाना चाहिए। अनशाओ बोली कि क्या तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? उसने जवाब दिया कि नहीं चाहिए और फिर वहाँ से चला गया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में अनशाओ किसी को कॉल लगा रही थी और तभी अचानक से एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। कुछ आदमी उसे उस गाड़ी में बिठाकर किडनैप करते हुए ले जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें उसके हाथ और मुंह बंधा हुआ दिखाया गया। अनशाओ बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो आदमी बोले कि हम जानते हैं तुम क्या पूछना चाहती हो कि हम तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आए, असल में तुमने किसी को ऑफेंड किया है। आफ्टर दैट वो आदमी आपस में ही बैठे हुए थे, जिनमें से एक पूछने लगा कि आखिर इस लड़की ने ऑफेंड किसको किया है और दूसरा बोला कि किया है किसी को, बल्कि किसी का बॉयफ्रेंड चीना। पहले वाले ने फौरन से जवाब दिया कि कहीं जू ग्रुप के मिस्टर होंग की बात तो नहीं कर रहे। ये बोला कि हाँ उसी की ही बात हो रही है, उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। और ये बीच में थर्ड पार्टी बनकर आ गई, इसलिए इसका मरना तो बनता ही है। इधर अनशाओ को याद आया कि वो लड़की जो मुझ पर एसिड फेंकने के लिए आई थी, यकीनन ये वही लड़की होगी। प्रेजेंट में वो दिल ही दिल में कह रही होती है कि चिन्यू तुम कहाँ हो, प्लीज मुझे आकर बचा लो, प्लीज आ जाओ, प्लीज एक बार आ जाओ। वो दिल ही दिल में ये दुआएं कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर चिन्यू पहुँच आया और इन 3 आदमियों को ढेर करना तो उसके बाएं हाथ का काम था। अनशाओ भी देखकर हैरान थी कि मेरी दुआएं इतनी जल्दी कबूल कैसे हो गई, जबकि चिन्यू ने उसके हाथ खोले, फिर उसे सॉरी की कि मुझे आने में देर हो गई और शायद मुझे वो 5 मिलियन एक्सेप्ट कर लेने चाहिए थे, बजाय ये विश करने के कि मैं आपके हाथ बंधे हुए देखूं। अनशाओ ने तो कुछ भी नहीं कहा और फौरन से उसे हक कर दिया, क्योंकि इस वक्त वो कुछ भी कहना सुनना नहीं चाहती थी। नेक्स्ट सीन में दोनों को घर में दिखाया गया। चिन्यू ने सवाल किया कि इन लोगों ने तुम्हें किडनैप क्यों किया था, तुमने किसी को ऑफेंड किया है क्या? वो बोली कि मैंने किसी को भी ऑफेंड नहीं किया, लेकिन उन आदमियों के मुंह से मैंने होंग का नाम सुना। ये सुनकर चिन्यू बोला कि ठीक है अब आप आराम करो, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। जो कहकर वो जाने लगा था और अनशाओ ने उसका हाथ पकड़ लिया कि प्लीज मत जाओ। चिन्यू भी उसकी ये बात सुनकर उसके पास बैठ जाता है और अभी कुछ कहने ही वाला था कि अनशाओ ने उसे किस कर दिया। साथ ही उसे तीसरा रूल बताया कि तुम्हें कभी भी कुछ नहीं होना चाहिए। ये सुनकर चिन्यू भी उसे किस करने लगा। इसके बाद हमें दोनों का रोमांटिक सीन दिखाया जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद अनशाओ को तो चिन्यू से प्यार होना ही था, लेकिन मजे की बात ये थी कि ना चाहते हुए भी चिन्यू उससे प्यार कर बैठा। दोनों के बीच में एक रोमांटिक नाइट स्पेंड होती है और नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। अनशाओ बता रही थी कि तुम्हें पता है क्या, जब मैंने तुम्हें पहली नजर देखा था तो मेरे दिल ने जैसे धड़कना ही छोड़ दिया हो। पहले तो मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि मुझे इतनी जल्दी किसी से प्यार कैसे हो सकता है, कहीं ये मेरा हेलुसिनेशन तो नहीं। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये कोई हेलुसिनेशन नहीं है। चिन्यू कहने लगा कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि कहीं मैंने तुमसे झूठ ही ना बोला हो? और इस पर अनशाओ बोली कि अगर तुमने मुझसे झूठ बोला है तो प्लीज हमेशा इस झूठ को बोलते रहो, क्योंकि मैं कभी भी नहीं जागना चाहती। साथ ही उसे हक कर देती है, जबकि चिन्यू भी दिल ही दिल में सोच रहा था कि सच कहूँ तो मैं भी इस ख्वाब से कभी नहीं उठना चाहता और हमेशा के लिए इसे जीना चाहता हूँ। अगले सीन में अनशाओ ने डैड को किडनैपिंग के बारे में सब कुछ बता दिया था, जो सुनकर उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आया कि उस होंग की इतनी हिम्मत, मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। मगर अनशाओ ने उनको मना कर दिया कि नहीं नहीं अभी नहीं डैड, मैंने आपको सब कुछ इसलिए बताया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सीक्रेटली इन्वेस्टिगेशन करें। मुझे अभी भी कुछ अजीब लग रहा है, लेकिन खैर जो भी हो हम जल्दी ही सच का पता लगा लेंगे। इसके बाद अनशाओ को कॉल आ जाती है, जो अटेंड करने के लिए वो वहाँ से चली गई। आफ्टर दैट वो घर पहुँची, जहाँ चिन्यू उसका इंतजार कर रहा था और बहुत प्यार से उसे किस करता है। अनशाओ ने पूछा कि तुम मुझे रिसीव करने के लिए क्यों नहीं आए? तो वो बोला क्योंकि मैं तुम्हारे लिए खाना बना रहा था। जो सुनकर अनशाओ ने उसे हैप्पी बर्थडे मिस्टर ड्राइवर कहा और ये कहने लगा कि तुम्हारी नजर में मैं सिर्फ ड्राइवर हूँ क्या? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, चिन्यू उसके करीब जाते हुए कहने लगा कि पहले हम खाना खाएंगे या पहले मैं तुम्हें खाऊं? जो कहकर वो अनशाओ को उठा लेता है। दूसरी तरफ होंग काफी सारे गिफ्ट्स लेकर अनशाओ से मिलने के लिए आ रहा था, लेकिन सर्वेंट ने उसे बीच में ही रोक दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते। मिस अनशाओ ने स्पेशली कहा है कि वो आपसे नहीं मिलना चाहती। ये सुनकर होंग को तो यकीन ही नहीं आता कि वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। इसके बाद वो कॉल्स पर कॉल्स करता रहा, मगर अनशाओ उसकी कॉल भी रिसीव नहीं करती और फिर जब वो
कंपनी से घर की तरफ जाने ही लगती है, तभी होंग उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसे पूछने लगा कि क्या हुआ है तुम्हें, ना तुम मेरी कॉल रिसीव कर रही हो और ना ही मुझसे मिलना चाहती हो, आखिर मैंने ऐसा भी क्या कर दिया। अंशाओ बोली कि तुमने क्या किया ये तुम्हें खुद को पता होना चाहिए, पहले तो किसी और को प्रेग्नेंट किया और फिर मुझे भी उसमें इन्वॉल्व किया, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती, हटो आगे से। गाड़ी में बैठकर चिन्यू को गाड़ी चलाने के लिए कह रही थी, जबकि वो वहीं पर खड़ा रहा क्योंकि उसे होंग के ऑर्डर का वेट था। इधर होंग कहने लगा कि चिन्यू मेरा बंदा है तो वो मेरी ही बात मानेगा। ये सुनकर वो गाड़ी से नीचे उतर आई कि ठीक है मैं इसे खरीदना चाहती हूँ, बताओ तुम इसके कितने पैसे लोगे। होंग बोला कि प्लीज मेरी बात सुनो, जैसा तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं, और वैसे भी फ्यूचर में जू फैमिली का सब कुछ तुम्हारा ही तो हो जाएगा। लेकिन अंशाओ अपनी बात पर अड़ी रही कि प्राइस बताओ। होंग चिन्यू से कहता है कि मैडम को घर ड्रॉप कर दो, इसके बाद तुम ऑफिस में आ जाना। अंशाओ भी गुस्से में गाड़ी में बैठ जाती है। घर पहुँचकर भी वो काफी ज्यादा गुस्से में थी। चिन्यू से कहती है कि अभी भी तुम उस जैसे इंसान की बात क्यों मान रहे हो। वो बोला क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ, मैं मजबूर हूँ। इस पर अंशाओ से कहती है कि कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हारे सारे पैसे भरने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम आजाद हो जाओ उसकी गुलामी से। चिन्यू कहने लगा कि बात पैसों की नहीं है, वो सोचता है कि मैं फेंग फैमिली को जू फैमिली से बदला लेने के लिए यूज कर रहा हूँ। ये वो अंशाओ को थोड़ी ना बता सकता था। उससे कहने लगा कि फिलहाल मैं तुम्हें नहीं बता सकता, जबकि वो काफी गुस्से में थी कि कैसे नहीं बता सकते, क्या तुम में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं। यहाँ चिन्यू को भी गुस्सा आ गया कि हाँ मुझ में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है, मैं बस एक ड्राइवर हूँ जो तुम सबको फॉलो करता रहूंगा। अंशा उसे गुस्से में देखकर फौरन से सॉरी कर देती है कि मेरा वो मतलब नहीं था, जबकि चिन्यू को होंग की कॉल आ गई थी, जो देखकर वो कहने लगा कि मुझे अब जाना चाहिए और वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में होंग पूछ रहा था कि मैंने तुम्हें कहा था ना उस लड़की को मार दो। चिन्यू ने बताया कि आपके कहने के मुताबिक मैंने उसे मार दिया है, और ये बोला कि अगर तुमने उसे मार दिया तो फिर अंशा को मेरे और उसकी रिलेशनशिप के बारे में कैसे पता चला। चिन्यू बोला कि मैं नहीं जानता, जबकि होंग कहता है कि तुम नहीं जानते, अभी के अभी मेरे सामने घुटने टेको। चिन्यू जानता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है, मगर फिर भी उसने घुटने टेक दिए और चुपचाप होंग से मार खाता रहा। दिल ही दिल में एक बार फिर खुद से वादा कर लेता है कि मैं जल्दी ही तुमसे सारे हिसाब झुका दूंगा। नेक्स्ट सीन में अंशा चिन्यू के घर आती है। वो अचानक से उसे देखकर पूछने लगा कि इस वक्त तुम यहाँ, जबकि वो इसे हक कर देती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे वो वर्ड्स नहीं कहने चाहिए थे। इसी दौरान जब उसने अपने हाथ पर लगा हुआ खून देखा तो उसे चिन्यू के जख्मों के बारे में पता चला, जो कि इसे छुपा रहा था। अगले सीन में उसके जख्मों पर मरहम लगाते हुए पूछ रही थी कि ये सारे जख्म तुम्हें जू फैमिली ने दिए, जिस पर वो बोला कि ये जख्म तो शायद भर जाए, पर जू फैमिली ने मुझे वो जख्म दिए हैं जो कभी भी नहीं भर सकेंगे। जिसके बाद वो उसे अपनी सारी कहानी बताता है कि किस तरह जू फैमिली ने मेरे पेरेंट्स की जान ली, मुझे मेरा बचपन तक जीने नहीं दिया, मुझसे 80 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया। अंशाओ ने उससे पूछा कि अभी तक तुम ये सब कुछ खामोशी के साथ क्यों सह रहे हो, जिस पर उसने जवाब दिया कि मैं सही टाइम का इंतजार कर रहा हूँ और एक बार मैं उनसे अपना बदला ले लूँ, उसके बाद मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपना बना लूंगा और कभी भी खुद से दूर जाने नहीं दूंगा, जो कहकर उसे किस कर देता है। इसी दौरान चिन्यू को किसी की कॉल आ गई, जो रिसीव करने के लिए वो साइट पर चला गया और इधर अंशा उसका घर देखने लगती है कि तभी चलते चलते वो उस रूम में पहुंच आई जहां चिन्यू ने अपना सारा प्लान बना रखा था और उन सबकी पिक्चर्स लगाई हुई थी जो इस प्लान का हिस्सा होते हैं। अंशा तो देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हुई, क्योंकि वो समझ गई थी कि मैं भी चिन्यू के प्लान का हिस्सा हूँ। और फिर जब उसने वो रिकॉर्डिंग सुनी जो चिन्यू ने शेयर होल्डर्स की अंशा के ऑफिस में की थी, तो वो सब समझ गई। तब तक चिन्यू भी वहाँ पर पहुँच आया और उसे कहता है कि प्लीज मेरी बात सुनो। अंशा सब कुछ रिमाइंड कर रही थी कि जो थोड़ा बहुत अजीब हो रहा था उसके पीछे चिन्यू का हाथ था। वो फिलहाल चिन्यू को खुद से दूर रहने के लिए कहती है कि तुम मुझे यूज कर रहे हो, मैं तुम्हारे प्लान का एक हिस्सा हूँ, तो फिर हमारे इस रिलेशनशिप का सच क्या है। मतलब कि उस दिन बार में तुम्हारा मुझसे मिलना और फिर मेरी किडनैपिंग, इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ था। मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम इतना गिर सकते हो। चिन्यू की कोई भी बात सुने बगैर वो वहाँ से चली जाती है, जिसकी वजह से चिन्यू भी काफी ज्यादा परेशान था। वो बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और दिल ही दिल में सोच रहा था कि मुझे कभी ख्वाबो ख्याल में भी नहीं पता था कि मुझे अंशा से प्यार हो जाएगा और वो जो इतनी अमीर है उसको मुझ जैसे गरीब लड़के से प्यार होगा। दूसरी तरफ अंशा भी काफी ज्यादा इमोशनल थी। वो सोच रही होती है कि पहली बार मुझे किसी
के लिए फॉरएवर वाला लव फील हुआ, लेकिन उस इंसान ने भी मुझे धोखा दे दिया। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। वो अभी भी उजड़ी हुई हालत में बैठी हुई होती है। तब तक याले पहुंच जाई और उसे पूछने लगी कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? मैं कब से तुम्हें कॉल्स कर रही हूँ, ना तो तुमने मेरी कॉल उठाई और ना ही तुम कंपनी आ रही हो, सब ठीक है ना? अंशाओ ने बताया कि चिन्यू ने मुझे धोखा दिया है। उसे पूरी बात बताई कि किस तरह जानबूझकर वो मुझसे मिला और किस तरह उसने मेरी किडनैपिंग करवाई। मुझे नहीं पता कि उसने ये सब कुछ क्यों किया होगा। याली भी सुनकर हैरान हो गई कि क्या उसने ये सब कुछ किया, क्यों किया होगा, पैसों के लिए और किस लिए? ऐसे लड़कों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। खैर तुम होंग का बताओ। अंशाओ ने बताया कि उसने भी मुझसे झूठ बोला। उसका अफेयर किसी और लड़की के साथ चल रहा है, इवन के वो इसके बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर तो याले हैरान हो गई कि कहीं से मेरे बारे में तो पता नहीं चल गया। पूछने लगी कि क्या मतलब, कौन लड़की? वो दिखने में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। अंशाओ ने बताया कि मैं खुद भी उस लड़की को नहीं जानती, लेकिन ये सच है। तभी डोरबेल बजी। याले ने जब जाकर देखा तो वो होंग था। वो इसे अंदर आने नहीं दे रही थी कि अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने मेरी दोस्त को धोखा दिया। जबकि होंग उसे कहता है कि मैं अंशाओ को एक्सप्लेनेशन देने के लिए आया हूँ, प्लीज मुझे अंदर आने दो। अंदर आकर वो अंशाओ को बता रहा था कि जो तुम्हें पता है वो सब कुछ झूठ है, मैं तुम्हें सच बताने के लिए आया हूँ। याले भी नाटक करते हुए उसे डांटने लगी कि झूठ बोलना बंद करो, तुम जैसे मर्दों को मैं अच्छे से जानती हूँ। पर होंग बोला कि प्लीज मुझे एक्सप्लेनेशन का एक मौका तो दो। अंशाओ, वो लड़की मेरे ऑफिस में काम करती थी और बार बार मुझे सेड्यूस करने की कोशिश किया करती थी। मैंने उसे बहुत बार इग्नोर किया। एट द एंड उसने ये रूमर्स फैलाने शुरू कर दिए कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और बाद में पता चला कि वो लड़की मेंटली इल है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो ये देखो उसकी मेडिकल रिपोर्ट। याले ने उसके हाथ से वो मेडिकल रिपोर्ट दी और फिर अंशाओ से कहने लगी कि ये तो बिल्कुल सच्चे हैं, ये देखो। अंशाओ को भी उसकी बात पर यकीन आ गया था और होंग उसे सॉरी करते हुए कहता है कि जो कुछ भी हुआ मैं वादा करता हूँ कि आइंदा इस तरह कभी भी नहीं होगा। साथ ही उसे हक कर दिया। दूसरी तरफ वो याले को भी इवल स्माइल के साथ देख रहा था और फ्लैशबैक के सीन से हमें दिखाया गया कि असल में उसने याले को कहा था कि प्लीज मेरी हेल्प करो। अंशाओ को अब मुझ पर ट्रस्ट नहीं रहा, पर तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम दोबारा से उसको मुझ पर ट्रस्ट दिला सकती हो। याले बोली कि भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? होंग ने जवाब दिया कि मैं जानता हूँ तुम खामखा तो ऐसा नहीं करोगी, इसके लिए मैं तुम्हें 8 मिलियन पे करूंगा। इतनी बड़ी अमाउंट का सुनकर याले मान गई थी, पर होंग बोला कि उसने मुझे कभी भी खुद को टच करने नहीं दिया। इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उसके बेड तक लेकर जाओ। इस बात पर याले को गुस्सा आ गया, पर होंग उसके करीब आते हुए कहता है कि फैमिली बिजनेस के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा, वरना तो तुम जानती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर उसके साथ रोमांस शुरू कर देता है। याले भी खुश हो रही थी कि फाइनली मेरा मिशन कंप्लीट हुआ। इसके बाद वो खड़े होते हुए कहने लगी कि अच्छा बिया बस करो, फाइनली तुम दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई। मिस्टर होंग तुम यहीं पर रहकर मेरी दोस्त का अच्छे से ख्याल रखना। अंशाओ मुझे अब चलना चाहिए। जो कहकर वो चली गई। उसके जाने के बाद अंशाओ होंग से कहती है कि प्लीज चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझसे कभी भी झूठ मत बोलना। और वो बोला कि मैं सारी दुनिया से झूठ बोल सकता हूँ पर तुमसे कभी भी नहीं। इसी मौके का फायदा उठाकर वो अंशाओ के करीब आकर उसे किस करना चाह रहा था, लेकिन एंड टाइम पर डैड पहुँच जाए कि अंशाओ तुम मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दे रही हो। होंग को देखकर डैड को गुस्सा आ गया कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जबकि अंशाओ फौरन से बोल पड़ी कि डैड वो एक्सप्लेनेशन देने के लिए आया है, जो कुछ भी हुआ हमने इसे गलत समझा। इसके बावजूद भी डैड उसे अपने साथ ले गए और बेचारे होंग का प्लान तो चौपट हो गया। आफ्टर दैट जब वो बाहर आया तो याले अभी भी वहीं पर खड़ी थी और उसे पूछने लगी कि इतनी जल्दी सब कुछ ओवर हो गया। ये बोला कि हाँ अनफॉर्चुनेटली उसका डैड आ गया था, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम भी उसकी जगह रिप्लेस कर सकती हो। याले कहने लगी कि तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी वजह से इतनी सैड थी, ये सिर्फ तुम्हारी खुशफहमी है। होंग को कुछ समझ नहीं आई कि क्या मतलब। याले कहने लगी कि तुम्हें सब कुछ बताने का 1 मिलियन लगेगा। दूसरी तरफ अंशाओ को बुरी खबर सुनाई गई कि कंपनी के बहुत क्राइसिस चल रहे हैं। पेपर्स देखकर अंशाओ को रियलाइज हुआ कि डिप्रेस्ड होने की वजह से मैं कंपनी पर ध्यान नहीं दे पाई और इतना कुछ बिगड़ गया है। सब कुछ ठीक करने का उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था और अगले ही सीन में वो होंग के पास उसके ऑफिस पहुंच आई थी। चिन्यू भी वहीं पर बैठा हुआ था। अचानक से इसे देखकर खुश हो गया, मगर अफसोस कि इससे बात नहीं कर सकता। जबकि अंशा होंग से कह रही थी कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। ये सुनकर उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरी ख्वाहिश इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी, जबकि इधर चिन्यू के दिल पर तो जैसे चुरिया चलने लग गई हो। होंग फौरन से शादी के लिए मान गया और अंशा बोली कि अगले 1 महीने में हमारी एंगेजमेंट पार्टी होगी, तुम किसी को इनवाइट करना चाहते हो तो जल्द से जल्द कर लो। इधर चिन्यू के पांव तले तो जमीन ही निकल चुकी थी। वो जल्दी से अंशा के पीछे जाकर उसे रोकते हुए कहता है कि तुम जानती भी हो ये तुम क्या कर रही हो। वो बोली कि क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा कि मैं किसी और से शादी कर रही
हूँ। और चिन्यू बोला कि तुम शादी तो कर लो, लेकिन तुम उस बंदे को जानती नहीं कि वो कैसा इंसान है। जबकि अंशा उसे जेलस करने के लिए कहती है कि ये मेरा खुद का फैसला है क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। चिन्यू को यकीन नहीं आता और पूछने लगा कि क्या कहा तुमने, एक बार फिर से कहो। अब वो इसे जेलस करने के लिए बार बार ये कहती रही और तभी चिन्यू ने उसे किस करना शुरू कर दिया। ये वाला सीन अभी चल ही रहा था कि दूसरी तरफ से माओ ने इन दोनों को देख लिया। वो बेचारा भी और क्या ही करता, इधर अंशा भी खुद को छुड़ाकर वहाँ से चली गई। इसके बाद नेक्स्ट सीन में चिन्यू को ना चाहते हुए भी अंशा को होंग के साथ देखना पड़ता और कुछ तो वो जानबूझकर भी इसे जलाना चाह रही थी, मगर वो क्या जानती थी कि चिन्यू को ये सब कुछ कितना बुरा लग रहा है और वो कुछ कह भी नहीं सकता था। खैर इसके बाद वो एलिवेटर का सीन दिखाया गया जहाँ अंशा ने गलती से चिन्यू का हाथ पकड़ लिया था, क्योंकि अभी तक चिन्यू हमें पास्ट की कहानी बता रहा है। एलिवेटर से बाहर जाते हुए ही अंशा को रियलाइज हुआ कि उसने चिन्यू का हाथ पकड़ रखा है, तो अपना हाथ छुड़ाते हुए कहने लगी कि हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। जबकि आगे से उसने जवाब दिया कि तुम चाहकर भी मुझे अपनी लाइफ से नहीं निकाल सकती। और इसके बाद जो वॉशरूम वाला सीन हुआ था वो भी हम अच्छे से जानते हैं किस तरह गलती से अंशा मेल वॉशरूम में चली गई थी और चिन्यू ने उसके साथ क्या कुछ किया, क्योंकि डीप डाउन वो भी अच्छे से जानता था कि अंशा मुझसे प्यार करती है। आफ्टर दैट जब चिन्यू ने बीच रास्ते में गाड़ी को रोककर अंशा को बाहर निकाला और जबरदस्ती उसे किस करने लगता है, तो ये वाला सीन भी होंग ने अच्छे से देख लिया था। उस वक्त तो वो खामोश रहा क्योंकि उसे अंशा को अपने एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज करना था, लेकिन बाद में उसने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि वो चिन्यू को जान से मार दे। उसके आदमी भी चिन्यू को मारने के लिए उसके घर की तरफ आ रहे थे, पर चिन्यू भी पहले से ही रेडी खड़ा था क्योंकि उसे भी इस बात का अंदाजा पहले से ही हो चुका था। फाइनली अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया गया। होंग के आदमी चिन्यू को पकड़कर उसे होंग के सामने ले आते हैं। होंग उसे पूछने लगा कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल्ड नहीं हो गए, मेरे पीठ पीछे मेरी बंदी के साथ रोमांस चला रहे हो और तुम्हें लगा कि मुझे इस बारे में कभी पता ही नहीं चलेगा। 18 साल तक जू फैमिली के कुत्ते क्या बनकर रहे कि तुमने अब अपने मास्टर को ही काटना शुरू कर दिया। जबकि इधर चिन्यू ने उसके मुँह पर थूक फेंक दी, ये कहते हुए कि क्या हुआ, तुम्हें बुरा लग रहा है कि किसी ने तुम्हें भी चीट किया, अब क्या करोगे, मुझे जान से मार डालोगे क्या? होंग बोला कि एक बार में ही तुम्हें जान से मारकर इतनी आसान मौत तोड़ी ना दूंगा। जबकि इसके साथ ही चिन्यू को होश आ गया। इसका मतलब कि ये सारा उसका ख्वाब था। होंग ने उसे अपने सामने बुलाया ही नहीं, मगर तभी उसे होंग की कॉल आ जाती है और खुद से मिलने के लिए कहा। चिन्यू को भी उससे मिलने के लिए जाना पड़ा। नेक्स्ट सीन में उसके सामने आकर पूछ रहा था कि जी आपने बुलाया मुझे। होंग ने जवाब दिया कि मैं जानता हूँ इतने सालों में जू फैमिली ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हारी जिंदगी अजाब बना दी थी, तुम्हें अच्छे से जीने नहीं दिया गया, पर मुझे उस सब का बहुत अफसोस है और मैं आगे के लिए इस सब को खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि कल मेरी और अंशा की एंगेजमेंट पार्टी है। मैं किसी का हस्बैंड बन जाऊंगा और कुछ सालों के बाद किसी का बाप। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी और मेरे बच्चों के साथ कभी भी कुछ बुरा हो। चिन्यू को तो उसे देखकर यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सच में होंग बात कर रहा है क्या। कहने लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं, आप ओवर थिंक कर रहे हो। पर होंग बोला कि मैं फैसला कर चुका हूँ, तुम्हारा हमारी फैमिली के साथ जो 80 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट था मैं उसे टर्मिनेट करना चाहता हूँ। ये लो उसके पेपर्स। चिन्यू को तो अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था और उसे देखता रहा। आखिरकार उसके हाथ से पेपर्स लेने लगता है कि तभी होंग ने वो पेपर्स ऊपर की तरफ फेंक दिए। इवल्स की तरह हंसते हुए कहने लगा कि तुमने मेरी बातों का यकीन भी कर लिया। कुछ देर के लिए तो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था कि क्या ये मैं ही बात कर रहा हूँ। होंग के आदमियों ने उसे पकड़ लिया था और चिन्यू को उसका ये घटिया खेल देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। होंग बोला कि तुम्हें क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरे पीठ पीछे तुम अंशा के साथ कौन से मजे लूट रहे हो। वैसे तुम्हें मानना पड़ेगा उस लड़की ने आज तक किसी को भी खुद को हाथ लगाने नहीं दिया और तुमने उसका दिल भी जीत लिया। चिन्यू भी गुस्से में कहता है कि अब तुम क्या ही कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा तुम मेरी जान ही ले सकते हो। और होंग बोला कि वैसे तो मैं ये भी अपने हाथ से नहीं करना चाहता था, लेकिन क्योंकि तुम्हारे डैड की जान भी जू फैमिली के हाथों से गई, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हें भी अपने हाथ से मारूं और फाइनली अपने पेरेंट्स से मिला दूं। ये कहते साथ ही उसने अपने पास से गन निकाली और बगैर कुछ सोचे समझे चिन्यू को गोली मार दी। इधर अंशा को नींद से जाग आ जाती है जैसे उसने कोई बुरा सपना देख लिया हो। साथ ही उसके डोर पर नॉक हुआ और बताया गया कि मिस अंशा प्लीज उठ जाए, आपको वेडिंग ड्रेस पहनकर तैयार भी होना है। नेक्स्ट सीन में वो वेडिंग ड्रेस पहनकर तैयार हो रही थी कि तभी सर्वेंट्स ने आपस में बातें करना शुरू कर दिया कि तुम लोगों को रोड एक्सीडेंट का पता चला, किसी ने एक लड़के को जान से मार दिया है। अंशा जो कि बार बार चिन्यू को कॉल कर रही थी मगर वो कॉल रिसीव नहीं करता, तो उन लोगों
की बातें सुनने के बाद इसे लगा कि कहीं वो चिन्यो तो नहीं। फौरन से उठकर उस रोड की तरफ भागने लगी और दिल ही दिल में दुआएं कर रही थी कि गॉड प्लीज उसे कुछ भी होने मत देना। ये जिंदगी भी कितनी अजीब है ना, हम हजारों लोगों से मिलते हैं मगर एक पल में ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। साथ ही वो चिन्यो के साथ गुजारे हुए लम्हों के बारे में सोच रही होती है जब उसने कहा था कि हेलो मेरा नाम चिन्यो है, आपका फुल टाइम ड्राइवर। प्रेजेंट में वो भाग रही थी और कहती है कि चिन्यो तुम कहाँ हो, प्लीज मेरे सामने आ जाओ, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम खुद को कुछ भी होने नहीं दोगे। इसी दौरान उसका पाँव स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर पड़ी मगर वो फिर भी हार नहीं मानती और जूते उतार कर दोबारा से भागना शुरू कर दिया। आखिरकार तो वो इतना ज्यादा थक चुकी थी कि उसमें मजीद चलने की हिम्मत भी नहीं होती और वही रोड पर गिर जाती है। दिल ही दिल में सोचने लगी कि शायद हम दोनों की मंजिल एक नहीं और मेरे साथ जो भी हो रहा है इसे मैंने खुद ही अपने लिए चुना। नेक्स्ट सीन एंगेजमेंट पार्टी का दिखाया गया। सभी लोग होंग को कांग्रेचुलेशंस कह रहे थे कि तुमने फेंग फैमिली की बेटी को जीत लिया, अब तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। वो भी बहुत खुश नजर आ रहा था। उसे अंशाओ के बारे में पूछा गया कि वो कहाँ है। दूसरी तरफ अंशाओ अभी भी चिन्यो को कॉल्स पर कॉल्स कर रही थी। यहाँ होंग ने जब याले को देखा तो उसके करीब जाकर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम्हें देखकर दुख नहीं हो रहा कि मैं किसी और से शादी कर रहा हूँ। याले बोली कि मैं अंशाओ की बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो क्या मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की एंगेजमेंट पार्टी अटेंड करने के लिए नहीं आ सकती क्या? और वैसे भी ये सिर्फ एंगेजमेंट पार्टी है, तुम कौन सा हमेशा के लिए उसके हो गए हो? जब शादी होगी तब देखा जाएगा। तब तक अंशाओ को भी बाहर लाया गया। उसका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। कोई भी देखकर बता सकता है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं। खैर उन दोनों को स्टेज पर बुलाया गया और ना चाहते हुए भी उसे होंग के साथ आना पड़ा। फाइनली एंगेजमेंट के बोल शुरू कर दिए गए थे, जिसमें सबसे पहले होंग से कुछ वादे लिए गए कि वो अंशाओ का हमेशा के लिए ख्याल रखेगा, उसे जिंदगी के हर मोड़ में सपोर्ट करेगा, कभी उसका हाथ नहीं छोड़ेगा। होंग ने ये वादा ले लिया था। अब बारी थी अंशाओ की। उससे भी कुछ इसी तरह वादे लिए जा रहे थे पर उसके दिलो दिमाग में तो सिर्फ चिन्यो चल रहा था। जब वो इसे किस करते हुए कह रहा था कि तुम्हें क्या लगता है होंग तुम्हारे प्यार के काबिल है या वो तुम्हें प्यार करता भी होगा। इसके अलावा भी उसने जो लम्हे चिन्यो के साथ गुजारे थे हमेशा सिर्फ उसके बारे में ही सोचा, उसे अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहा। अब इतनी आसानी से वो जिंदगी में किसी और का साथ देने के लिए हाँ कैसे कर देती? बस खामोशी से वहीं पर खड़ी रही। उसके जवाब देने से पहले ही चिन्यो आ गया था, ये कहते हुए कि मैं इस एंगेजमेंट पार्टी से राजी नहीं हूँ। अंशाओ अचानक से उसे देखकर खुश हो गई, जबकि होंग कहने लगा कि तुम यहाँ नहीं, ये नहीं हो सकता। चिन्यो बोला कि क्या हुआ, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था क्योंकि मैं तो ऑलरेडी मर चुका हूँ और अभी मुझे अपने पेरेंट्स के साथ होना चाहिए था, यही कहना चाहते हो ना? होंग बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो मर चुके हो। जबकि फ्लैशबैक के सीन से हम देखते हैं कि चिन्यो ने होंग के पास जाने से पहले माओ को कॉल कर दिया था। उसे होंग की पिस्टल का बुलेट चेंज करने के लिए कहा था कि यकीनन आज वो मुझ पर अटैक करना चाहता है। उसकी बात को फॉलो करते हुए माओ ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। प्रेजेंट में वो प्राउडली सबके सामने खड़ा था। होंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और अपने आदमियों को चिन्यो को उठाकर यहाँ से बाहर फेंकने के लिए कहता है, जबकि चिन्यो माइक उठाते हुए कहने लगा कि आज यहाँ पर कोई भी जू फैमिली का कुत्ता नहीं है। डियर मीडिया, मैं आप सबको एक बहुत बड़ी हेडलाइन देना चाहता हूँ। जू फैमिली ने पिछले सालों में जो भी कांड किए वो सब एक एक करके मीडिया को बता रहा होता है, जबकि इधर होंग कहने लगा कि तुम जो कह रहे हो क्या तुम्हारे पास ही सबका सबूत है? चिन्यो बोला कि तुम सबके हाथों में जो पेपर्स है वो सब सबूत है, तुम लोग इसे खोल कर देख सकते हो और इसके अलावा जो पिक्चर्स और वीडियोस हैं वो तुम लोगों के मेल बॉक्स पर मेल कर दिए जाएंगे। मिस्टर जू को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और खड़े होते हुए कहने लगा कि ये लड़का बकवास कर रहा है, इसकी बातों को मत सुनो। जबकि चिन्यो बोला कि अच्छा, ये कह भी कौन रहा है जिसने मेरे फादर को अपने हाथों से मारा? अभी भी मिस्टर जू यही कहता है कि ये झूठ बोल रहा है, इसकी बातों को मत मानो। चिन्यो ने सबके सामने रिकॉर्डिंग चलाई जिसमें मिस्टर जू ने कहा था कि मत भूलो मैंने इसके फादर को अपने हाथों से मारा है। चिन्यो ने होंग के भी पोल खोल दिए कि वो अपनी रिपुटेशन के लिए डिफरेंट लड़कियों के साथ अफेयर्स चलाता और बाद में उनकी जान लेते हुए वो जरा भी हेजिटेशन फील ना करता। होंग फौरन से बोल पड़ा कि तुमने ही तो उस लड़की की जान ली, जिस पर चिन्यो कहता है कि किसने कहा मैंने उस लड़की की जान ली, वो तो अभी भी जिंदा सलामत सामने बैठी है, वो रही। होंग तो अब बुरी तरह से फंस चुका था। इधर अंशाओ चिन्यो के पास आते हुए कहती है कि तुम मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? जिस पर वो बोला क्योंकि मुझे मरने की एक्टिंग जो करनी थी। इधर होंग ने अंशाओ से सवाल पूछा कि तुम भी इसके साथ मिली हुई थी और उसने जवाब दिया कि मैं तो कभी तुम्हारे साथ थी ही नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ एंगेजमेंट के लिए राजी होना भी हमारे प्लान का एक हिस्सा था। इसी के साथ हम फ्लैशबैक के सीन से देखते हैं जहां अंशाओ ने नाराज होने के बजाय चिन्यो की एक्सप्लेनेशन सुन ली थी और उसे याले का सच भी पता चल
चल चुका कि वो होंग के साथ मिली हुई है। चिन्यू ने ही उसे कहा था कि तुम्हें याले को हमारे बारे में बताना होगा और बाकी का सारा प्लान भी तभी डिसाइड हो गया था। प्रेजेंट में मिस्टर जू और होंग को पकड़ने के लिए रिलेटिव डिपार्टमेंट वाले आ जाते हैं, जबकि होंग कह रहा था कि तुम लोग मुझे नहीं पकड़ सकते, मैं जू ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। इस पर चिन्यू ने जवाब दिया कि माफ करना, मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गया कि अब तुम जू ग्रुप के प्रेसिडेंट नहीं रहे, क्योंकि मैंने लीगल तरीके से सारे शेयर्स अपने नाम कर लिए हैं। होंग को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, मगर फायदा क्या था, अब तो वो वैसे भी पकड़ा जा चुका है। इधर अंशाओ और चिन्यो एक दूसरे को प्यार भरी नजर से देख रहे थे। नेक्स्ट सीन में अंशा उसे पूछ रही थी कि जू फैमिली से बदला लेने का तुम्हारा प्लान तो कंप्लीट हो गया, अब आगे का क्या सोचा है। चिन्यो बोला कि बदला लेना मेरा ख्वाब था जो कि पूरा हो गया है, पर अंशा बोली कि तुम्हारी इंजरीज ये बात बता सकती है कि ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि बदला तो तुम्हें हर हाल में लेना ही था। खैर अब मिस्टर प्रेसिडेंट फ्यूचर का बताओ ना, आगे तुम क्या करने वाले हो। जिस पर चिन्यो ने जवाब दिया कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारा ड्राइवर बनकर रहूंगा। आखिर रूल नंबर 30 याद है मुझे कि मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। ये सुनकर अंशा बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और चिन्यो उसे बहुत प्यार से किस करता है। इसी के साथ हमारी इस सीरीज की हैप्पी एंडिंग हुई। आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली न्यू मजेदार सीरीज भी आप लोगों को मिल सके।